ये भी एक कारण है कि जब आप नदियों को अत्यधिक रोकेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंसेस होता है, तो देखिए नेचर ऑलवेज रिटर्न द गिफ्ट। जो भी हमें उसको दे रहे हैं तो नेचर उसको जरूर रिटर्न करता है। तो कुछ ना कुछ उसका भी परिणाम है, अत्यधिक बांध बनाना, अत्यधिक इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना। लेकिन ह्यूमन जो इंटरफेरेंस के साथ साथ नेचुरल प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत ज़्यादा इस तरह के लैंडस्लाइड जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे ग्लेशियर्स की जो भी हमारे एवलांच होते हैं वो एवलांच स्नो एवलांच है, ग्लेशियर एवलांच के रूप में नीचे की तरफ कंटिन्यू। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की संवाद श्रृंखला में। संवाद में इस समय हम आपको मिलवा रहे हैं जो एकेडमिक पेशे से तमाम सारे लोग हैं जो वास्तव में समाज का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ एक बतौर शिक्षक मौजूद है। आपका भी नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में बतौर सह आचार्य के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ के भूगोल विभाग में आप हैं। अभी तक इस विभाग में तमाम सारी कमियां थीं, अकेले ये सन्नाटा था, शिक्षक और बच्चे पढ़ तो रहे थे लेकिन वो निखार नहीं आ पा रहा था। लेकिन सर के आने से यहाँ पर तमाम सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है, तो हम आपको उनसे ही मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार राय। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अगर थोड़ा सा आप परिचय हमारे दर्शकों को अपना दे सकें तो बहुत बेहतर होगा। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार राय भूगोल में सहचार्य हूँ। जैसा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएससी एमएससी, और भूगोल में मेरा स्पेशलाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट जो रिमोट सेंसिंग जीआईएस है उसमें रहा। और उसके बाद मैंने मास्टर इन टेक्नोलॉजी इसी फील्ड में रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में किया और उसी में फिर पीएचडी जिसमें रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एज ए स्पेशलाइजेशन लिया, उसमें मैंने कार्य किया। फिर मेरा अध्यापन कार्य बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन किया रिमोट सेंसिंग जीआईएस। 13 वर्ष मैं इसी फील्ड में, इसी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो कि है तो ज्योग्राफी का पार्ट, लेकिन इसमें हर तरह के साइंटिफिक फील्ड की में से रिलेटेड कार्य हो रहे हैं। फिजिक्स वाले भी कार्य कर रहे हैं, कृषि वाले भी कार्य कर रहे हैं, भूगोल शास्त्र वाले भी कार्य कर रहे हैं। तो मेरा भी अपना कुछ ना कुछ योगदान है। उस योगदान के तहत मैंने कई सारे कार्य किए हैं, जो कि ग्लेशियर मैपिंग हुआ, ग्लेशियर रिट्रीट का आइडेंटिफिकेशन हुआ, डिजास्टर पे मेरे कार्य है, लैंडस्लाइड पे। तो इसे जोड़ा जाए तो लगभग मैंने 70 पेपर इस फील्ड में। बात तो उससे भी सर एक चीज़ और होती है कि अगर हम लोग बातचीत करें, एक पहली बात तो एक शिक्षक और दूसरी बात जब आदमी एक प्रशासक हो जाता है या फिर कुलानुशासक हो जाता है तो जिम्मेदारियों के साथ साथ जवाबदेहियां भी बढ़ जाती हैं। तो आप अपने आप को एक शिक्षक के तौर देखते हैं या प्रशासक के तौर पर, क्योंकि जिम्मेदारियां दोनों की अलग अलग हो जाती हैं? देखिए, मुख्य रूप से मेरा पेशा एक शिक्षक के रूप में प्रथम है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट होता है जिसको हमको निभाना होता है। और ये शिक्षक ही निभाता है, लेकिन उसको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना होता है कि उसका जो मुख्य कार्य है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके जो अपने विद्यार्थी हैं जो उसका क्लास में उसका वेट करते हैं, क्लास से रिलेटेड या जो उसके रिसर्च से रिलेटेड, तो मेरी प्राथमिकता होती है कि पहले मैं उनको वो जो लाभ है वो पहुंचाऊं। इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुलपति महोदय ने मेरे को दी है, तो मेरा एक ये भी सोच है कि उसको भी एक ईमानदारी से और एक स्वच्छ वातावरण इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराऊं। क्योंकि कुलानुशासक जो होता है कि उसका मुख्य कार्य होता है डिसिप्लिन को बनाना, जो कई कमियां भी हैं उसको भी दूर करना, कई सारे फ्लॉ होते हैं, लूप होल होते हैं, उनको ख़त्म करना, साथ ही साथ एक स्वस्थ वातावरण भी विद्यार्थियों को देना। जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आदमी की जवाबदेहियां भी तय हो जाती हैं। आपको कुछ अभी तक महसूस हुआ, चूँकि कम समय में आपको
अधिक जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन जब छात्र आमतौर पे एक शिक्षक के साथ बात करता है और फिर कुलानुशासक के साथ बात करता है, तो आपको लगता है कि उस दौर में या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है? छात्रों को हमेशा चाहिए कि जैसे वो शिक्षक से मतलब आपसे दिल से बातें वैसे ही शेयर कर सके जैसे वो पहले कर पाता था, कुछ महसूस तो? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो कमियाँ है वो कमियाँ मुख्य रूप से ये हम लोगों में ही है, शिक्षकों में ही है, क्योंकि विद्यार्थी जो यहाँ आता है पढ़ाई के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है। लेकिन जब कोई भी हमको कुछ विद्यार्थियों में जो कमियाँ दिखती है तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार इसलिए होते हैं कि हमको विद्यार्थियों को पॉजिटिव काम में एंगेज करना है, पढ़ाई में एंगेज करना है, रिसर्च में एंगेज करना है। कई सारी प्रोडक्टिव काम है जो हम उनको दे सकते हैं। जहाँ उनमें कमी आती है वहीं इनडिसिप्लिन का एक स्पेस हम उसको दे देते हैं। तो हम ये हमारी जिम्मेदारी है एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, कि इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना और विद्यार्थियों को एक ऐसा माहौल देना जिसमें उनका जब जितना भी समय इस विद्यालय में जाए वो मुख्य रूप से सारा समय पढ़ाई लिखाई से संबंधित और प्रोडक्टिव काम में जाए, जिससे कि एक अच्छा वातावरण, स्वस्थ वातावरण विश्वविद्यालय को मिले। सर, आपने भूगोल जैसा विषय सुना। अक्सर अमूमन छात्र, चूँकि मैं भी छात्र रहा हूँ, हाई स्कूल 10th में जब मैं भूगोल पढ़ता था तो एकदम से मन ही नहीं करता था क्या। लेकिन वास्तव में पर्यावरण पे अध्ययन करना जो है आज के दौर में ज़रूरी है, कि जब तमाम सारी की चीज़ें जो है पर्यावरण से, क्योंकि पर्यावरण व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो वर्तमान पीढ़ी के छात्र हैं वो भूगोल की तरफ इंटरेक्ट कैसे हो, अगर ये बता दें? देखिए, मैं एक साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा फिजिक्स, मैथ्स और ज्योग्राफी रहा है। मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा रहा, और आप उसको दुर्घटनावश बोलिए चाहे किसी कारणवश बोलिए, भूगोल में ले लिया। सर, शिक्षकों की भी उसमें दुर्घटनाएं होती हैं? हाँ, दुर्घटनावश इसको कह सकते हैं। मैंने ले लिया भूगोल, लेकिन इसका फ़ायदा एक साइंस के विद्यार्थी होने के कारण क्या रहा कि मुझे टेक्निकल चीज़ समझने में उतनी दिक्कत नहीं हुई। तो भूगोल जो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसमें अभी वो ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं रह गई है। अभी बहुत सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे मैंने बताया कि स्पेस टेक्नोलॉजी, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, आजकल हम लोग, आप देख सकते हैं कि हम लोग नासा के, हमारा जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो नासा के इक्विवेलेंट एक तरह से काम कर रही है। कई सारी सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है। तो उस सैटेलाइट से जो भी आउटपुट मिलते हैं वो धरती का ही पार्ट होती है, और उस धरती के पार्ट का अध्ययन एक भूगोल का विद्यार्थी, एक भूगोल का जो जानकार होता है वही कर पाता है कि कहाँ किस तरह के नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ रिसोर्सेस हैं। तो जिसको भी इस तरह की थोड़ी नॉलेज होगी तो उस सैटेलाइट, क्योंकि साइंटिस्ट का काम होता है सैटेलाइट लॉन्च कर देना, सैटेलाइट को ठीक से ऑपरेशनल करना, लेकिन जो उससे आउटपुट, उसके जो एक परिणाम होते हैं, उस परिणाम से हम उससे जो रिजल्ट निकालना होता है वो एक अर्थ साइंटिस्ट का काम होता है, एक भूगोलवेत्ता का काम होता है, एक जियोलॉजिस्ट का काम होता है। तो इसीलिए बहुत ही आज की डेट में एक बहुत ही इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि अच्छी नौकरियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम स्टूडेंट को एक डिग्री ही नहीं प्रोवाइड कराएं, हम ऐसा करें कि 3 साल के बाद उस डिग्री के साथ साथ उसको नौकरी भी मिले, या आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना। मेरा मानना है कि मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भी बनाना है, कि वो नौकरी के डिग्री के साथ साथ उनके पास नौकरी का भी एक अपॉइंटमेंट लेटर हो विश्वविद्यालय से निकलते ही। मेरा ये अपना मानना है। सर, दुनिया के अगर कहा जाए अलग अलग 6 देशों में आपके जो है वो लेक्चर हो चुके हैं। जी। एक बड़ी उपलब्धि होती है कि जब आदमी सर, मैं चूँकि बड़ा अपने आप को खुदकिस्मत कह सकता हूँ कि आप जैसे शिक्षकों के सानिध्य मिला हम लोग को, तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आपके 6 देशों में अलग अलग लेक्चर में। सर, क्या कुछ अनुभव रहा आपका वहाँ पे? देखिए, मैं सर्वप्रथम मैं तेहरान भी गया, मॉस्को भी गया, और भी कई देशों में गया। तो देखिए, वहाँ का काम करने का जो इन्वायरमेंट है बड़ा डिफरेंट है। वहाँ बड़ी फैसिलिटीज़ लोगों ज़्यादा रहती है, लोगों को रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। तो एज ए एक्सपर्ट जब मेरे को बुलाया गया, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं जाऊँ वहाँ अपने पैसे से, तो मुझे एज ए इन्वाइटेड स्पीकर के रूप में बुलाया जाता था। सारी चीज़ें उन्हीं के द्वारा देय होती थी। तो वहाँ जाने पे मुझे पता चला कि वहाँ का विद्यार्थी भी जो है वो एक टीचर की हैसियत रखता है। वहाँ का जो रिसर्च स्कॉलर है वो अपने में एक दम रखता है कि उसको कैसे काम करना है। उसको पूरा फ्रीडम मिलता है, बाकायदे पूरे सपोर्ट होता है विश्वविद्यालय की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जिसके कारण जो उनका आउटपुट होता है
हम जब अपने से कंपेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ हमको अपने देश में कमियां मिलती है। मुझे लगता है कि उस कमियों को दूर करने का ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों को। 70 से अधिक आपके जो है वो कह लीजिए जो रिसर्च पेपर हैं वो देश में रहे और 55 के करीब इंटरनेशनल रहे। एक बड़ी उपलब्धि होती है सर। तो लोगों को कितना, छात्रों को इसमें जो है आज सहयोग मिला या फिर आपका कितना योगदान, आपने कैसे भाई सोचा कि ये ज़रूरत है? नहीं, देखिए टीचर्स के लिए लिखना, पढ़ना, रिसर्च करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके एकेडमिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कार्य है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उसकी CV को बढ़ाता है। साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हो उसका ज़मीन पे कितना हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखिए मैंने अभी कुछ शेयर किया था एक ग्रुप में कि लैंडस्लाइड पे जो उत्तराखंड में त्रासदी हुई, तो बात करेंगे उस पर भी कि कैसे ये जो कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ा सा लेक्चर के बारे में जी। तो वो लेक्चर जो भी इस तरह के हैं उन जो भी हमने कार्य किए, क्योंकि ये हमने अपने कार्य में विद्यार्थियों को भी इंक्लूड किया, अपने जो कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने कुछ कार्य दिया कि भाई इस तरह के अगर तुम्हें इस फील्ड में आगे जाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ इस तरह के लेखन भी करने पड़ेंगे, रिसर्च में आना पड़ेगा। तो कई सारे सम्मिलित एक टीम वर्क था जिसको सहयोग रहा। क्योंकि आप देखिए मेरे कोई पेपर सिंगल ऑथर नहीं है। कारण क्या है कि मैं अपने कार्य को थोड़ा थोड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। मैं अपने विद्यार्थियों को जरूर अपने पेपर्स में, अपने रिसर्च में इंक्लूड करता था, जिस कारण मैं जो भी कार्य किया, कई विदेशी भी हैं मेरे साथ, तो जिस कारण हमारे जो पेपर्स होते थे वो एक पूरा टीम वर्क के रूप में निकल के आते थे। हाँ, तो ये बात नहीं। बाकी सर अभी खैर कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा दुखद हुआ पिछले दिनों अभी उत्तराखंड की उसमें एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई। कई सारे लोग उसमें लापता हो गए, पुष्टि भी नहीं हो पाई। हालांकि सैकड़ों की तादाद में आप कह लीजिए तो लोगों की मृत्यु हुई। तो ये लैंडस्लाइड आखिर क्यों आया? क्या बहुत सारे मैंने उस पर देखा तो कई लोग इसको बाहरी साजिश करार दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी कुछ प्राकृतिक नेचुरली था। आप चूंकि भूगोल के एक आचार्य के तौर पे अपनी सेवा दे रहे हैं तो आपका बड़ा अनुभव रहा होगा यहाँ, तो कैसे हो सकता है? देखिए जो ये त्रासदी हुई है कोई नई बात नहीं है। अर्थ की अपने का एक इंटीरियर प्रोसेस है और हिमालय जो है जैसा बोला गया है ये अपने यंगर स्टेज में है, एक्टिव है आज की डेट में। और जब कोई भी युवावस्था में कोई चीज़ होती है तो उसमें हलचल बहुत होती है। जैसे होता है कि एक यंग लड़का, उसमें उतनी काफ़ी ऊर्जा होती है एज़ कंपेरिजन टू द पीपल हु आर फ्रॉम ओल्ड एज। तो उसी तरह वही स्थिति है कि यंगर हिमालय जो है उसमें इतनी ज़्यादा इंटीरियर फोर्सेस होती हैं, वो एक्टिव होने के कारण कई सारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी होते हैं, बाह्य फोर्स जिनको बोलते हैं। जैसे कि माउंटेन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि स्लोप जो होते हैं बड़े ही आप बोल सकते हैं कि इंक्लाइंड रहते हैं, बहुत ही खड़ी जिसको बोल सकते हैं ग्रेडियंट स्लोप। और जब बारिश ज़्यादा होती है, जब हम अत्यधिक पेड़ों का कटिंग करते हैं तो उनमें उनके जो बेस होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिस कारण इस तरह की लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन जिसको बोलते हैं, लगातार हिमालयन एरिया में होती है। तो जो इस तरह की दुर्घटनाएं हुई, ये भूमिस्खलन लैंडस्लाइड से इंड्यूस्ड एक रिजल्ट रहा। सर एक स्पेसिफिक समय होता है, अभी हाल ही में 2013 में ऐसी एक केदारनाथ में आई, फिर अब 2021 में ये आ गई। मतलब क्या इसका कुछ समय पीरियड तो नहीं? देखिए 2013 में जो आई वो दूसरे तरीके का एक डिजास्टर था। ये जो आया ये डिफरेंट था। 2013 की जो त्रासदी थी वो ग्लेशियर मेल्टिंग होने के कारण एक लेक डेवलप्ड हो गया है हिमालय के पहाड़ी के पीछे, और वहाँ पानी इकट्ठा हो गया। तो उसकी एक सीमित क्षमता होती है, और जब उसकी वो क्षमता से अधिक उसमें पानी इकट्ठा हो गया तब वो तोड़ते हुए नीचे की तरफ आया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया। मतलब प्राकृतिक ही तो हाँ, वो भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। मतलब इसमें तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अलग अलग प्रोजेक्ट लगाए गए थे, तो हाँ, ये भी एक कारण है कि जब आप नदियों को अत्यधिक रोकेंगे, उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंसेस होता है, तो देखिए नेचर ऑलवेज रिटर्न द गिफ्ट। जो भी हमें उसको दे रहे हैं तो नेचर उसको जरूर रिटर्न करता है। तो कुछ ना कुछ उसका भी परिणाम है, अत्यधिक बांध बनाना, अत्यधिक इस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना। लेकिन ह्यूमन जो इंटरफेरेंस के साथ साथ नेचुरल प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बहुत ज़्यादा इस तरह के लैंडस्लाइड जो इवेंट्स होते हैं वो हमारे ग्लेशियर्स की जो भी हमारे एवलांच होते हैं, वो एवलांच स्नो एवलांच है, ग्लेशियर एवलांच के रूप में नीचे की तरफ कंटिन्यू आते हैं। तो वो स्पेसिफिक मंथ नहीं है। बारिश होगी और मानसून सीजन में तो वो तो होना ही होना है, लेकिन ये कभी भी हो सकती है। क्योंकि
हमारा जो माउंटेन है वो यंगर स्टेज में है, वो उसमें कुछ ना कुछ हलचल हमेशा हो रही है। सर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक से बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि समाज तक कुछ तथ्यात्मक बातें पहुँचनी चाहिए जो वास्तव में आम तबका नहीं जानता। ग्लोबल वार्मिंग इस समय एक बड़ा सवाल है लोगों के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे देखें या फिर समाज के लिए कैसे वो कम हो सके, तो अगर उस पर थोड़ा सा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है, बहुत ही बर्निंग एक तरह से बोल सकते हैं समस्या है, प्रॉब्लम है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, एक्सेसिव पॉपुलेशन डेवलपमेंट, जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ना। और जब जनसंख्या अत्यधिक बढ़ती है तो हमें रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो अपनी नीड्स होती है वो बढ़ती है। हमारी नीड्स क्या है? आप देखिए कि पता चलता है जनसंख्या बढ़ गई, अच्छी कॉलोनी में रहने वाले लोग 2-2 3-3 एसी लगा लेते हैं, एसी पावर प्लांट लगा लेते हैं। उससे जो निकलने वाले जो गैसेस हैं, कार्बन हैं, वो हमारे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। अगर हम पंखे में रह सकते हैं तब भी हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया, तब भी हम एसी लगा लेते हैं। हम अगर हमारे परिवार में 4 लोग हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तब हम 2-4 कार और रख लेते हैं। तो मतलब कि हम अगर चाहते तो एक कार से काम चला सकते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चला सकते थे, लेकिन 4 फैमिली 4 कार लेके चल रही है, तो उससे क्या हुआ? उससे जो हम स्मोक निकल रहा है, गैस निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाता है और ये फाइनली एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। क्योंकि सर एक पर्यावरण के शिक्षक के तौर पे, भूगोल के शिक्षक, तो सर उनकी जो है टेक्निकल चीज़ें हैं, वास्तव में आज इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि स्वच्छ हवा मिलना अब एक बड़ा मुश्किल से, लखनऊ जैसे शहर में मैं देख रहा हूँ कि एक हवा की एक मतलब कहाँ से कहाँ 400 के आसपास पहुँच। तो उसका देखिए बहुत बड़ा कारण है कि लखनऊ एक कैपिटल है और इस कैपिटल में पूर्वांचल हुआ, बिहार हुए, हर जगह से लोग आ रहे हैं और नौकरी के लिए भी आ रहे हैं, बिजनेस के लिए भी आ रहे हैं। तो लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए। तो जगह जगह इस तरह के आप देख रहे हैं कि इलीगल्स कॉलोनी या इस तरह के या प्लांट कॉलोनी भी बन रही है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग अब देखिए लखनऊ में बनना शुरू हो गई, जो कहीं एनसीआर में बनती थी। तो जब धीरे धीरे इस तरह के डेवलपमेंट तेज़ी से शुरू होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड करते हैं, उनको पॉल्यूट करते हैं। तो जनसंख्या, इसका भी एक कारण है कि जनसंख्या का बढ़ना, अनप्लान्ड पॉपुलेशन का कहीं डेवलपमेंट होना, जिसको कहीं ना कहीं हमको रोकना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा पॉल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट जो है अत्यधिक पॉल्यूट ना हो या उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। चलिए, अब तो सर एक बात हो गई, हमारे पास सब्जेक्ट विशेष पे लोग वरना कहेंगे कि हम एक ही विषय पे केंद्रित हो गए। बात करते हैं कि 13 साल का करीब शैक्षणिक अनुभव रहा आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद भाषा विश्वविद्यालय। कैसे देखते हैं भाई, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी, ये अभी ग्रो कर रही, बिल्कुल बालक है बच्चा। मेरा वहाँ भी अनुभव रहा। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी रही, वहाँ भी अनुभव रहा। तो हर जगह के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ की अपने परंपराएं हैं, गुरु शिष्य की अलग परंपराएं हैं, शिक्षा की अलग परंपरा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अलग परंपरा है, वहाँ टीचर स्टूडेंट का विभिन्न तरीके का रिलेशन होता है जिसको वो अलग तरीके से देखते हैं। और भाषा विश्वविद्यालय का यहाँ अपनी परंपरा है। ये क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय का किस पोजीशन, किस प्लेस में अगर वो स्थित है, या जैसे मान लीजिए कि वो काशी में स्थित है, तो क्षेत्र बड़ा मायने रखता है। क्षेत्र बहुत मायने रखता है। हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी में है। काशी हमारी देश की धार्मिक राजधानी है। तो वहाँ की जो परंपराएं होती हैं वो धर्म से जुड़ी होती है। धर्म से मतलब कि वहाँ थोड़ा मानते हैं कि हाँ, हम हर चीज़ों को धर्म से कोरिलेट करते हैं कि भाई हमारे जो गुरु हैं, गुरु जैसे होता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, तो उससे जोड़ते हुए हर कार्य को करते हैं, संस्कृति को हम लोग करते हैं। भाषा विश्वविद्यालय की अपनी परंपराएं रही हैं, अपनी उसके मेरिट्स बहुत ज़्यादा रही है, कुछ डिमेरिट्स भी रही है, जिसको हम टीचरों को एक सामंजस्य स्थापित करते हुए भी ख़त्म करना है। क्योंकि विश्वविद्यालय का जो एक सही तरीके से डेवलपमेंट, विकास तभी होगा जब उसमें कट्टरपंथी सोच को हम लोग हावी ना होने दें। तो विश्वविद्यालय से इस तरह की चीज़ों को निकालना, ये हम टीचरों की, हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है। एक सवाल, चूंकि आपने ये चीज़ बताई कि विश्वविद्यालय में एक अच्छा माहौल देना है, सर इस समय प्राइवेट बनाम जो सरकारी का एक वो बीच में एक दायरा बन गया है। एक बड़ी चीज़ होती है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख लीजिए, क्या अमेठी जैसी यूनिवर्सिटी आज कहाँ से कहाँ, इतनी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी। भारत जिसने जो है विश्वविद्यालय की परिकल्पना दी, वह आप उधर बिहार के जो
मतलब विश्वविद्यालय जो सबसे पहले बिहार में स्थित रहे, आज टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जी। क्यों कारण आखिर? उसका देखिए कारण शिक्षक ही है, क्योंकि अगर आप बोले कि हमारी रैंकिंग क्यों पीछे है, हम क्यों टॉप 100 में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी क्यों टॉप 500 में नहीं है, तो कारण शिक्षक ही होता है। एक शिक्षक ही जिम्मेदार है एक विश्वविद्यालय की दुर्दशा के लिए। नालंदा और तक्षशिला का जब नाम लेते हैं तो हमारे बाछे खिल जाती हैं हमारी, लेकिन आज वो इस दौर में हम खड़े हैं कि बताइए नालंदा और तक्षशिला की छोड़ दीजिए, आज हम दुनिया में कहीं दिखते ही नहीं यूनिवर्सिटी में। तो ये कहनी शिक्षक इसमें एक शिक्षक का ही, मैं इसको दोष शिक्षक का ही दूंगा, और सिस्टम भी है, लेकिन शिक्षक, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि सही तरीके से पढ़ाना, सही तरीके से स्टूडेंट्स को ये बताना कि इस शिक्षा से ये लाभ है, और एक आउटपुट न जाना, क्योंकि आप हर पढ़ाई का, हर शिक्षा का, हर कोई भी चीज़ है तो उसका एक आउटपुट होना है। जब वो आउटपुट नज़र नहीं आएगा, पॉजिटिव आउटपुट जिसको बोलते हैं, तब उस चीज़ों का सही तरीके से विकास नहीं होता है। तो क्वालिटी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे और जिससे हमको पॉजिटिव आउटपुट ना निकले, पॉजिटिव आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आजकल रिसर्च है, जॉब्स है, और दूसरी है आइडियोलॉजी। हम पढ़ा दिए, नौकरी मिल गई, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी सोच जो है बड़ी प्रदूषित है, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि पढ़ के निकलने वाला आदमी समाज में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सब कुछ है, पता चला वो सब कुछ जीरो कंट्रीब्यूशन हो गया, पता चला कि पढ़ के चला गया विदेश या कहीं और चला गया, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा एक अपना नुकसान है। आप भाषा विश्वविद्यालय के कुलानुशासक हैं, आपके बनने के बाद तमाम सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। जो सबसे बड़े 2 बदलाव हैं, चूंकि मैं यहाँ का छात्र हूँ, मैंने महसूस किया है कि जब आप, पहली बात तो सिक्योरिटी यहाँ की बहुत टफ हो गई है, जो पहले नहीं देखी जाती थी, और दूसरी बात है आपने हेलमेट को लेकर एक बड़ा मुहिम चलाई, अभियान चलाया, सड़क सुरक्षा सप्ताह जो सरकार चलाती है। क्या आपके गार्ड तब तक एंट्री नहीं देंगे जब तक कोई किसी के उस पे हेलमेट नहीं होगा? क्योंकि मेरा मानना है, देखिए, जो भी विद्यार्थी आ रहा है उसके अपने जो पेरेंट्स हैं बहुत ही एक आशा के साथ उसको विश्वविद्यालय में भेजते हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी विद्यार्थी के साथ कोई भी किसी तरह की दुर्घटना हो, उसका अहित हो। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से ये कुछ कड़े कदम विद्यार्थियों के ही उठाए जाते हैं। उसमें देखिए हमारा कोई हित नहीं है, उसमें मैं हित दूसरे को सोचता हूँ कि किसी का कोई नुकसान ना हो, चोट ना लगे। सर जो होता है या हमारी जो शीर्ष है वो बहुत ही नाजुक चीज़ है, देखने में भले कठोर है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों की सुरक्षा रहे, क्योंकि हमारे विद्यार्थी जो कि हमारे ही अपने हैं, उनसे उनकी जो पेरेंट्स हैं बड़ी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। कोई एक, किसी के एक बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी की बच्चियाँ हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ कड़े कदम उठाने पड़े हैं, और कुछ जो सिक्योरिटी को लेकर थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उसको हम लोग उसको दूर भी करेंगे कि ये विद्यार्थी हैं तो इनको कैसे हम लोग इसको टैकल करें, कैसे समझाएं। और हम बाकायदे इसके लिए हम अभी हमारे कुलपति महोदय ने, जो कि बहुत ही विजनरी को हमारे कुलपति हैं, उन्होंने बताया भी है कि स्टूडेंट सीनेट स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे कि एक कैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो हर डिसीजन में। तो मैं धीरे धीरे छात्र परिषद, हाँ, मैं करवाऊंगा, और कि हर डिसीजन में सिक्योरिटी के से रिलेटेड डिसीजन हो, हॉस्टल से रिलेटेड जो डिसीजंस हो, उसमें मैं एक कमेटी बनाऊंगा कि ये 4-5-6 स्टूडेंट की कमेटी हर चीज़ में हमको डिसीजन दे बताए। तो एक हमारा एक जो रिलेशन है स्टूडेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बढ़िया हेल्दी हो। ये भाषा विश्वविद्यालय के कुलानुशासक का एक बड़ा आप बदलाव कह सकते हैं। जब एक पढ़ा लिखा आदमी सिस्टम में आता है, हालांकि पढ़े लिखे सभी होते, लेकिन जब जिम्मेदारी निर्वहन करने के सर ने एक पहली बात कही कि आदमी जिम्मेदार तो हो जाता लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करता। जब इस सिस्टम में बदलाव आता है, भाषा विश्वविद्यालय के छात्रों को कोई एक संदेश देना हो, क्या मेरा मानना है कि मेरा जो कमरा है, या आप इसे कार्यालय बोलिए, घर बोलिए, ये आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि हमारी भी बड़ी अपेक्षाएं हैं और आपके पेरेंट्स की बहुत अपेक्षाएं हैं। देश को आपसे बहुत उम्मीद है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस युवाओं से बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, और आपका जो मेन उद्देश्य होना है पढ़ाई होना है। हाँ, आपका जो भी आपका रुचि है उसको ज़रूर पूरा करिए, लेकिन आप बहुत ही स्वस्थ तरीके से पढ़ाई करिए, और मेरा मानना है कि समाज में पॉजिटिव योगदान करिए, ताकि हमारे विश्वविद्यालय का जो छात्र है कहीं भी जाए उसको लोग याद करें कि हाँ, ये लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का छात्र है, और ये इतना आगे गया तो इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का योगदान है। तभी हमारी जो एक अचीवमेंट है एक टीचर के रूप में हमको दिखेगी। एक अंतिम सवाल के साथ अपना संवाद वाइंड अप करेंगे सर जी। आदमी के पास जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो जवाबदेहियां भी तय होती हैं। आपके पद कुलानुशासक बनने से कुछ समय
मतलब कुलानुशासक बनने के समय ही कुछ एक घटनाएं घटित हुई विश्वविद्यालय में, वैसी आगे इन चुनौतियों से कैसे निपटना है? नहीं, जो घटनाएं हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। कुछ कार्रवाइयाँ हम लोग भी किए और पुलिस प्रशासन भी की, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि सभी को यहाँ पढ़ाई करने के लिए आना है और आगे हम पूरी कोशिश करेंगे इस तरह की घटनाएं ना हो। इसीलिए हम लोग काफ़ी हमारी प्रोक्टोरियल जो टीम है काफ़ी विजिलेंट है, काफ़ी एक्टिव है, उसमें काफ़ी एक्टिव यंगस्टर्स को रखा गया है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। मैंने अभी कल एक लिस्ट भी तैयार की है जिसमें सबके काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किस तरह से विजिलेंट रहे, किस तरह से उनका मूवमेंट रहे, स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्शन किया जाए। मैं पर्सनली, आप देखिए, मैं 9:30 बजे तक गेट पे आ जाता हूँ, फिर काफ़ी समय तक 7 बजे तक 7:30 बजे तक यहाँ डिपार्टमेंट में रहता हूँ कि चीज़ों को मैं पर्सनली सुपरवाइज़ करूँ ताकि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले समय में भी ये कोशिश भी करेंगे कि स्टूडेंट का इंटरेक्शन हमसे ज़्यादा हो और हर चीज़ों में उनकी सहभागिता बढ़ती जाए। भाषा विश्वविद्यालय भी तरक्कियों के नए अध्याय लिख रहा है नए शिक्षकों के संदर्भ में। तो आप डॉक्टर प्रवीण कुमार राय हमारे साथ थे, भूगोल डिपार्टमेंट के सह आचार्य हैं। सर, बहुत धन्यवाद आपका एक सार्थक बातचीत के लिए। नमस्कार।